और झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रचार आज खत्म हो गया। पहले चरण में चुनाव वैसे तो 43 सीटों पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान 14 सीटों वाले कोल्हान क्षेत्र पर है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को खाली हाथ रहना पड़ा था। अगर 2019 के नतीजों पर नज़र डालें तो बीजेपी को यहाँ पर 30% वोट मिले थे, लेकिन कोई सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस जेएमएम गठबंधन उसने 13 सीटें जीती थी 14 में से, और 43% वोट उसे मिले थे। आजसू को 9 और जेवीएम को 4% मिले थे। अन्य के खाते में 14% वोट और 1 सीट गई थी। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ अलग हुई। झारखंड के कोल्हान में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें जमशेदपुर ये बीजेपी ने जीत हासिल की है, और अगर सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पर जेएमएम जीती है। और अगर इन्हीं लोकसभा नतीजों को विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देख लिया जाए तो यहाँ कोल्हान की जो 14 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटों पर, जेएमएम को 5 सीटों पर और कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिली। अब बीजेपी की कोशिश है कि इस बढ़त को बरकरार रखा जाए, इसे और बेहतर किया जाए। इसीलिए बीजेपी ने कोल्हान के लिए खास रणनीति इस बार बनाई है। बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार मैदान में यहाँ उतारा गया। पहले दौर के मतदान में हमने प्रचार में देखा कि पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सारे कद्दावर नेताओं की रैलियां यहां पर हुई। साथ ही अवैध प्रवासी, धार्मिक मुद्दों को जोर शोर से बीजेपी नेताओं ने उठाया है। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी बीजेपी अपने पाले में लेकर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। चंपई सोरेन को सरायकेला से तो गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि सरयू राय जमशेदपुर से पश्चिम से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने यहां पर इस बार आजसू के साथ गठबंधन भी किया और जेवीएम का बीजेपी में विलय कराया है। तो क्या बीजेपी की रणनीति जो है कोल्हान की इस बार जेएमएम को पटखनी दे पाएगी? कौन होगा कोल्हान का किंग? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, नेशनल एडिटर न्यूज़, और साथ ही प्रभाकर कुमार भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मनीष, आपसे शुरुआत करूंगा। आपने बहुत ही तफसील के साथ पूरे प्रचार को देखा है, जो पहले दौर का चुनाव प्रचार हुआ। क्या लग रहा है आपको, कोई खास तौर से कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के मतदाता गंभीर हैं, और क्या बीजेपी की जो रणनीति है कोल्हान क्षेत्र को लेकर, क्या वो जमीन पर काम कर रही है? पहले मैं आपको बता दूं अखिलेश, ये जो कोल्हान का जो क्षेत्र है, 2019 में भी जमशेदपुर की सीट जो है वो बीजेपी जीती थी, और जो पश्चिमी सिंहभूम यानी कि जो चाईबासा लोकसभा सीट है, उस समय कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गीता कोड़ा ने उस सीट को जीतने में सफलता पाई थी। और 2024 में भी स्थिति ये रही कि गीता कोड़ा को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कराया। गीता कोड़ा पार्टी की उम्मीदवार हुई, लेकिन उसके बावजूद जेएमएम उम्मीदवार से जो जोबा मांझी है उससे वो चुनाव हारी। हालांकि जोबा मांझी संथाल है और ये जो सीट है चाईबासा की सीट वो बहुल सीट रही है, लेकिन कोल्हान की सीट पर ना केवल चंपई सोरेन को बीजेपी ने वापस मिलाया, बल्कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे को भी एक तरह से उस पूरे क्षेत्र में सेक्रीफाइस करते हुए मधु कोड़ा को बुलाया। मधु कोड़ा गीता कोड़ा का हो समुदाय के बीच में अच्छी खासी पकड़ रही है, और बीजेपी को उम्मीद है कि शायद उसका उन्हें लाभ मिले। आज मैं आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ना केवल अमित शाह ने सरायकेला सीट, जहां से चंपई सोरेन उम्मीदवार। मनीष के आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है, बारागोड़ा, जगन्नाथपुर और कोशिश करेंगे मनीष के पास जाने की। प्रभाकर भी हमारे साथ बने हुए। प्रभाकर, जो पहले चरण का प्रचार हुआ है, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो प्रमुखता से हावी रहे हैं, और जमीन पर कौन से मुद्दे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले 10 दिनों में होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, तो वो 3 मुद्दे प्रमुखता से उठा रहे हैं। जो सबसे पहला मुद्दा है, जिसे मैं केंद्र बिंदु मानता हूँ, वो मुद्दा है आदिवासियों के वोट बैंक का, वो मुद्दा है ट्राइबल का। हालांकि वो बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करते हैं, लेकिन उसके कोर में अगर आप जाएंगे तो वो ट्राइबल वोट बैंक का मुद्दा है। वो बात ये करते हैं कि जिस तरीके से जेएमएम सरकार जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश के जो हैं, उन्हें जिस तरीके से झारखंड में सेटल करा रही है, तो वो एक तरह से जो ट्राइबल्स का रिसोर्सेज है
उस रिसोर्सेज में वो सेंध लगा रहे हैं। तो वो जब बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो वो बात उनकी नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ट्राइबल वोट बैंक की। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे अगर आपको ट्राइबल सपोर्ट बेस नहीं होगा तो आपका कभी भी वो रास्ता जो रांची की गद्दी की ओर जाता है वो आसान नहीं हो सकता, और ये बखूबी समझती है बीजेपी। इसी कारण से आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन पहले जब यहाँ पे संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी ने, तो उन्होंने ट्राइबल इश्यूज़ को उठाया, उन्होंने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के इशू को उठाया, और प्रधानमंत्री भी इस पर बोल के गए, और आज फिर अमित शाह ने इस पर काफ़ी जोर दे के बोला है। तो ये पहला मुद्दा है जिसपे दोनों पक्ष, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो चाहे वो एनडीए हो, वो ट्राइबल वोट बैंक की जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा जो प्रमुखता से मुद्दा उठा रहे हैं वो महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं की बात में बीजेपी ने किया है कि अगर उनके नाम पे किसी तरह की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है तो 1 रुपये में वो रजिस्ट्री होगी, और ये स्कीम पहले भी बीजेपी की सरकार की में था, जब ये झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हेमंत सरकार ने इस स्कीम को स्क्रैप कर दिया था। बीजेपी कह रही है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आई तो फिर से इस स्कीम को लाएगी। दूसरा जिनकी लड़ाई है, जो महिलाओं के वोट को अपने पक्ष में करने की लड़ाई है, वो है इनकी मैया सम्मान योजना, जो कि जेएमएम की योजना थी, जिसमें वो 1000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाओं को, जिस पे बीजेपी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 2100 रुपये देंगे। उसका नाम उन्होंने गोगो दीदी योजना रखा। और अब जेएमएम कह रही है कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो हम उसको 2500 रुपये देंगे। तो 1000 से 2500 रुपये, तो ये एक तरह से होल्ड लगी हुई है कि महिलाओं को जो स्टाइपेंड है, जो फ्रीबीज़ है, जिससे आप जो उनको एक तरह से मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, वो उसमें कितना इजाफा किया जा सके। दोनों पक्ष इसकी होल्ड कर रहे हैं। और तीसरा जो तबका है जिसको ये एड्रेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं युवाओं को, यूथ को। आप अगर देखेंगे, अमित शाह ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, बीजेपी के संकल्प पत्र, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में अगर वो सत्ता में आते हैं यहाँ, तो 5 लाख रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार, सरकारी नौकरियाँ प्रति ईयर, हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या होती है, खासकर झारखंड जैसे छोटे स्टेट के लिए। और उसके बाद जो बेरोजगार ये हैं ग्रेजुएट्स, जो हैं बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें वो 5000 रुपये मंथली स्टाइपेंड भी देंगे। तो 3 मुद्दे, मैं फिर से आपको समअप कर दूं, 3 मुद्दे, 3 बड़े चीज़ों पर ये चुनाव दोनों ब्लॉक लड़ रहे हैं: महिला, युवा और ट्राइबल्स, आदिवासी। प्रभाकर, बहुत अच्छे से आपने समझाया इसको। मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे बताया गया मनीष का ऑडियो अब ठीक हो गया है। मनीष, जो बात आप कह रहे थे कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर कि बीजेपी ने समीकरणों को साधने की कोशिश की, तो क्या लगता है कि ये जो खासतौर से कोल्हान का इलाका है, यहाँ पर ये दांव कामयाब हो पाएगा? देखिए, जो सबसे बीजेपी ने अपनी तरफ से जो कुछ भी सही उन्हें लगा, या जो भी उनका ग्राउंड का फीडबैक था, उसके आधार पर उन्होंने अपनी तरफ से सारे चाल चले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा उनके लिए दिक्कत यह है कि जो आदिवासी वोटर है, खासकर कोल्हान हो या संथाल हो, वो कहीं ना कहीं वहाँ उनके बीच में जो हेमंत सोरेन है उनका कद कहीं ना कहीं बढ़ा है। और खासकर जेल से वो जब से निकले हैं, तो ये बीजेपी के नेताओं को भी ये फीडबैक है कि आदिवासी वोटर जो है आज की तारीख में वो जेएमएम उनके लिए पहले प्रेफरेंस की पार्टी है। निश्चित रूप से आदिवासियों का एक तबका बीजेपी की तरफ आएगा, लेकिन क्या उसकी संख्या इतनी होगी कि जिससे कि बीजेपी जो है कोल्हान में जो जेएमएम कांग्रेस का जो एक तरह से एकाधिकार रहा है उसे तोड़ पाएगी? या जो आपने कहा कि जो लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा के परिणाम के आधार पर क्या उतने ही विधानसभा सीट जीतने में वो कामयाब होगी? क्योंकि जेएमएम ने ना केवल आदिवासियों के बीच में उनका एक जो है आप कह सकते हैं कि बेस बढ़ा है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जो कुछ भी स्कीम्स चलाई है, वो चाहे मैया स्कीम हो, जिसके कारण उन्होंने एक महिला वोट बैंक भी क्रिएट किया है। तो निश्चित रूप से जो महिला आदिवासी वोटर होंगी या जो गैर आदिवासी, चाहे वो दलित समुदाय की हों, पिछड़े समुदाय की हों, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय के भी जो वोटर हैं वो करीब 14% हैं, वो एक तरह से जेएमएम के पक्ष में लामबंद हुए हैं, जिसका उन्हें लाभ ना केवल लोकसभा में मिला है, और उनकी उम्मीद है या उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव में भी वो जो 2019 का परफॉर्मेंस था उसे रिपीट करने में कामयाब होंगे। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका, और प्रभाकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो आदिवासी वोट हैं उनके लिए दोनों ही गठबंधनों ने काफ़ी ताकत लगाई है, और इसीलिए कोल्हान का किंग कौन होगा ये फैसला बता देगा कि झारखंड में सरकार किसकी बनेगी।